नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज पिछली गर्मियों में इस कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है। लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो सुनिए कहानी पिछली गर्मियों में। आपको याद दिला दें कि पिछले भाग में हमने नायक के विषय में पढ़ा था कि जब वह शुरू में घर में पीता था तो उसे कुछ अजीब सा डर लगता था, लेकिन जब पी लेने के बाद वह बिस्तर में लेटता था तो न डर लगता था और न वियना के बारे में सोचता था। तब सिर्फ सो जाने का मन करता था। अब उससे आगे, लेकिन उस रात वह जानता था नींद आएगी। वह बहुत थक गया था, लेकिन जब वह नींद के बारे में निश्चिंत हो जाता तो वह उसे कुछ और देर के लिए ठेलना चाहता था। वह चाहता था वह स्वयं अपनी इच्छा से नींद के घेरे में जा सके, जैसे वह स्विमिंग पूल के नीचे अंधेरे में धीरे धीरे खो जाता था। उसने बोतल से गिनी नपी कोन्याक की मात्रा गिलास में ढाल दी। तब उस क्षण वह छाया दीवार पर पड़ी थी। उसका हाथ रुक गया, लेकिन उसे जल्दी नहीं थी। पीछे मुड़ने के पहले उसने गिलास से एक लंबा घूंट ले लिया था। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे कोन्याक हमेशा अच्छी लगती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। देहरी पर नीता खड़ी थी। मैं समझी तुम सो गए। वह भीतर आकर पलंग के पैताने पर बैठ गई। उसने धीरे से कोन्याक की बोतल पलंग के नीचे खिसका दी। उसने सोचा था उसे पीता देखकर वह चली जाएगी। वह चली जाती तो उसे विशेष दुख ना होता। बुल्लू सो गई? उसने पूछा। वह बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है। तुम्हें इतनी देर तक उसके साथ नहीं नाचना चाहिए था। वह ठीक है, वह ठीक तुम्हारे जैसी है जब तुम छोटी थी, उसने कहा। तुम हमारे घर आए नहीं। तुम्हारे जीजाजी ने कई बार मुझसे पूछा था। उसके स्वर में कुछ रहा होगा, उलाहना नहीं, फिर भी कुछ जो उन दोनों के बीच है बरसों से। वह अक्सर भूल जाता है कि वह उससे बड़ी है। सिर्फ उम्र में ही नहीं, उसका अपना एक अतीत है जिसे वह कभी छू नहीं पाता। नीता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर... नहीं, उसने कुछ असमंजस में कहा। लेकिन क्या तुम हर रात को... हर रोज़ कहाँ? उसने कोन्याक पलंग के नीचे से बाहर निकाल ली। इस बार झूठ बोलते हुए हल्की सी खुशी हुई। शुरू के क्षणों में कोन्याक आदमी को कितना तटस्थ बना देती है। हम अपने से ही खेलने लगते हैं। नीता कुछ कहते कहते रुक गई। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अचानक उजली सी हो आई थीं, बुल्लू की तरह। क्या नीता? उसने पूछा। वह एक लंबे क्षण तक उसे देखती रही। तुम बदल से गए हो। उसका स्वर बहुत धीमा और अनिश्चित सा था। तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? उसने मजाक में पूछा। तुम नहीं सोचते? सोचता हूँ, उसने कहा। जब वहाँ था तो कभी ख्याल नहीं आता था। कुछ देर तक वे खामोश बैठे रहे। तुम अक्सर घर आती हो? नीता ने विस्मय से उसकी ओर देखा। अब वैसे नहीं जैसे पहले। जब केशी था तो अक्सर आती थी। कुछ देर तक वे केशी के बारे में सोचते रहे, जो आर्मी में चला गया था। उसकी किताबें, उसकी फ़ोटो, उसके एल्बम, उसके प्रिंट्स अब भी ऊपर के दराज में रखे थे। उसने थोड़ी सी कोन्याक और गिलास में ढाल ली। एक हल्की सी गरमाई उसे धीरे धीरे अपने में घेरने लगी थी। तुमसे एक बात कहनी थी। मैं आज इसीलिए यहाँ आई थी। कमरे के सन्नाटे में उसे नीता का स्वर पराया सा लगा। वह गिलास से खेल रहा था। उसके हाथ ठिठक गए। उसे लगा जैसे वह बहुत पहले से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम रुक नहीं सकते? नीता का स्वर भावहीन सा हो आया था। इससे क्या होगा? माँ और बाबू बहुत अकेले हैं। जब केशी था तो मुझे फिक्र नहीं रहती थी। इससे कुछ बनेगा नहीं, उसने कहा। मैं चाहूँ तो भी घर ऐसा ही रहेगा। तुम चाहते भी नहीं। पीने के बाद उसे हर चीज़ हल्की सी लग रही थी। हाँ, शायद मैं चाहता भी नहीं, उसने कहा।
कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। केशी ने मुझे बताया था। क्या यह सच है? नीता का स्वर सूखा था। क्या सच है? उसने पूछा। तुम वहाँ अकेले नहीं रहते? वह उसकी ओर देखता रहा। हाँ, हम एक साथ रहते हैं। तुमने उससे विवाह नहीं किया? नहीं, हम सिर्फ एक साथ रहते हैं, उसने कहा। तुमने अरुणा से इसके बारे में कुछ कहा है? नहीं। उसने कोन्याक का एक लंबा घूंट लेकर गिलास नीचे रख दिया। उससे कोई फ़ायदा नहीं। कुछ देर तक दोनों भाई बहन चुप बैठे रहे। उनके पास एक दूसरे से कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था। एक क्षण के लिए उसके मन में एक अजीब सी इच्छा हुई कि वह नीता से कुछ कहे, वह सब कुछ जो इन वर्षों में घर के बाहर बीता है, लेकिन वह चुप रहा। उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, उसने सोचा। मुझे अब चलना चाहिए। नीता पलंग से उठ खड़ी हुई। फिर उसने कमरे में चारों ओर देखा। यह रंग तुमने किया है? तुम्हें कैसा लगा? उसने हंसते हुए पूछा और उसी सांस में कहा, मैंने बाहर भी किया है। केशी आएगा तो पहचान नहीं सकेगा। नीता अब भी विस्मय से दीवारों को देख रही थी। वे धीमे कदमों से चलते हुए किताबों की लंबी लकड़ी के शेल्फ के पास आकर खड़े हो गए। यह शेल्फ बहुत पहले केशी और नीता ने मिलकर बनाई थी। तुम्हारी किताबें यहाँ पड़ी हैं? उसने नीता से कहा। उसे कभी कभी आश्चर्य होता था कि विवाह के बाद नीता एक भी किताब अपने साथ नहीं ले गई। नीता अनमने भाव से किताबों के टाइटल देखती रही। फिर अचानक उसने उसकी ओर देखा। उसे लगा जैसे एक बहुत पुरानी स्मृति उसके भीतर उखड़ आई है। तुमने वियना में ज्वायग का घर देखा? उसने पूछा। ज्वायग? नहीं, इतना वक्त कहाँ था, उसने कहा। उसे कभी किताबों और लेखकों में दिलचस्पी नहीं रही। निंदी, तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? वह शेल्फ से मुंह मोड़कर उसकी ओर देखने लगी। कैसा अजीब सा? इस रात हम सब घर में हैं, बहुत अरसे बाद, सिवा केशी के। उसका स्वर कुछ इस तरह भर सा आया था कि वह दूसरी ओर देखने लगा। उसे अचानक लगा मानो वे दोनों ज़मीन के एक टुकड़े के सामने हैं जो बिल्कुल अपरिचित और अजाना सा है। उनके बीच, उन भाई बहन के बीच एक मूक समझौता है कि वे उस पर नहीं चलेंगे। वहाँ उनकी बढ़ती उम्र थी, उसे वैसा ही छोड़ देंगे जैसा वह है। वहाँ वे अकेले थे। फिर सितंबर के दिन आए। आकाश का रंग दिन भर नीला रहने लगा। सड़कों पर पत्ते झरते रहते। अगस्त के दिनों में वे बहुत चमकीले और उज्जवल थे। उनका रंग काला पड़ने लगा। हवा में एक खुश्क करारापन आ गया। वह अब बहुत सफ़ेद और उजली थी। जो शहर गर्मियों में सिकुड़ सा गया, अब वह खुला खुला सा दिखाई देने लगा। उन दिनों वह अक्सर घर में रहता। माँ उसके सामने ज़्यादा नहीं आती थी। बाबू अधिकतर अपने कमरे में रहते। वह एक बार नीता के घर गया था। बुल्लू का स्कूल खुल गया था और वह उससे बहुत कम समय के लिए मिल पाई थी। लेकिन जिस दिन वह जाएगा, वह एयरोड्रोम आएगी, चाहे उसे अकेले ही आना पड़े। लेकिन इन दिनों उसके पास समय बिल्कुल नहीं था। जब वह घर में रहता, उसे यही डर लगा रहता कि कहीं बाबू यह न समझे कि उसका मन नहीं लग रहा है। इसलिए शाम होते ही वह कपड़े बदल लेता ताकि वे समझ लें कि उसे अपने मित्रों से मिलने जाना है। सिगरेट खरीदकर वह किसी पास वाले रेस्तरां में जा बैठता और जब उसे यह निश्चय हो जाता कि वे सैर के लिए बाहर चले गए होंगे, तो फिर वापस अपने कमरे में लौट आता। जाने से एक दिन पहले वह स्विमिंग पूल गया था। महीप ने उसे शाम को आने के लिए कहा था, किंतु वह अपने को रोक नहीं सका और बहुत जल्दी आ गया। वह शुरू सितंबर का दिन था। मौसम में भीगा हल्कापन था। धूप उन दिनों भी काफ़ी गर्म रहती थी, लेकिन उसके तीखे कोने झर गए थे। वह दिन भर पुल में तैरता रहता।
जब थक जाता था तो हाथ पांव छोड़कर धूप में लेटा रहता। अब पानी के नीचे वह स्याह बोझिलपन नहीं था जो उसे जुलाई के दिनों में महसूस होता था। पानी की झीनी छत उसके ऊपर खिसकाती और उसके ऊपर सूरज पिघलती हुई मोमबत्ती सा कांपता रहता। एक बार उसने हल्की सी सरसराहट सुनी थी जो न पानी की आवाज़ थी न हवा की। उसे लगा था जैसे कहीं बहुत नीचे पानी के अंधेरे में कोई खट 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 कर रहा हो, जैसे हम कभी जंगल के पेड़ के कटने की आवाज़ सुनते हैं। जब वह पुल के ऊपर आया तो कहीं भी कोई आवाज़ नहीं थी। सूरज डूबने लगा था और ठंड से उसके दांत कटकटा रहे थे। वह कपड़े बदलकर क्लब के टेरेस पर आ गया। टेरेस की कुर्सियां खाली पड़ी थीं। सिर्फ एक कोने में महीप बैठा था। तुम भी अजीब आदमी हो, महीप ने कहा। क्या बहुत देर हो गई है? उसने मेज़ के पास अपनी कुर्सी खिसका ली। कुछ पियोगे? महीप ने पूछा। वह आज पीने के बारे में ज़्यादा निश्चिंत नहीं था। घर में पैकिंग के लिए सब चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। कुछ पी लो, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए हैं। जाने से पहले ठंड में मरने से क्या फ़ायदा? महीप ने कहा। उसने चाय में रम मिला हुआ ग्राग का एक गिलास मंगवा लिया। महीप अपनी बियर से चिपका रहा। उसे कुछ याद आया और वह हंसने लगा। आज मुझे पुल में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, उसने महीप से कहा। कैसी आवाज़? महीप ने पूछा। मैं अब उसे याद नहीं कर सकता, उसने हंसते हुए कहा। तुम अब आवाज़ें भी सुनने लगे हो? लेकिन उसने महीप के मजाक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अब भी अपनी कनपटियों पर एक धीमी खट खट सुनाई दे रही थी। कल का पक्का है? महीप ने पूछा। हाँ, उसने कहा, कल सुबह। टेरेस पर उनके अलावा कोई नहीं था। नीचे क्लब की बार थी, उससे सटा डांसिंग फ्लोर था। कभी कभी कुछ बातों के टुकड़े या हंसी के स्वर उन्हें सुनाई दे जाते थे। एक क्षण के लिए उसे विश्वास नहीं हो सकता कि कल इस समय वह यहाँ नहीं होगा। नीचे डांसिंग फ्लोर से क्वाडरिले की आरंभिक बार ऊपर उठी थी, इतनी ऊंची और कर्णभेदी कि मेज पर रखे उनके गिलास हल्के से झनझना उठे। इस ज़माने में भी वे यहाँ क्वाडरिले नाचते होंगे, उसने कभी नहीं सोचा था। ग्राग पीने के बाद उसे अपने खून में एक मीठी सी तरलता महसूस हुई। तुम अरुणा से मिले थे? महीप ने पूछा। नहीं, वहाँ जाना नहीं हो सका, उसने कहा। महीप ने बियर के गिलास से उसकी ओर देखा। पहले तुम अक्सर उसके घर जाते थे, उसने महीप की ओर देखा और चुप रहा। 3 साल पहले उसने याद करने की कोशिश की। उसे हल्का सा विस्मय हुआ कि उसे उन दिनों के बारे में पछतावा नहीं है। उसे खुशी हुई कि वह अरुणा से नहीं मिला। तुम उससे नहीं मिल सकते जिससे तुम कभी बहुत प्यार करते थे और अब नहीं करते? पर वह यह बात महीप से नहीं कहना चाहता था। उसे सचमुच दुख होगा। उसे पहली बार महीप के साथ कुछ अकेलापन सा लगा। यदि कुछ और मित्र उनके साथ होते तो शायद ठीक रहता। तब अपने को इतना आरक्षित छोड़ देने की संभावना न रहती। सुना था पिछले साल तुम हाइकिंग के लिए गए थे, उसने महीप से पूछा। हाँ, पिछली गर्मियों में, महीप ने कुछ उत्साहित होकर कहा। हाइकिंग हमेशा से महीप के लिए एक फैशन रहा है। वह आज तक उसके इस अजीब पागलपन को समझ नहीं सका। हम रोहतांग के पास गए थे। महीप ने बियर का गिलास सामने से हटा दिया। केशी साथ था। इस साल अगर तुम रह जाते तो एक साथ प्रोग्राम बना लेते, महीप ने कहा। कुछ लड़के लड़कियों के जोड़े टेरेस पर आ गए। वे ऊंचे स्वरों में बातचीत कर रहे थे। वे शायद डांसिंग रूम से आए थे। उनके हाथों में कोका कोला की बोतलें थीं और वे कुर्सियां खिसकाकर दूसरे कोने में बैठ गए थे। नाच खत्म हो गया था। नीचे बार में अब खामोशी थी। दूर अंधेरे लॉन में स्विमिंग पूल की रोशनियां झिलमिला रही थी।
क्या सोच रहे हो? महीप ने पूछा। कुछ नहीं, उसने हंस कर कहा। सुनो, महीप भी हंसने लगा। मैं सोचता था तुम अरुणा से विवाह करोगे। हम सब यही सोचते थे। उसने महीप की ओर देखा। उसने शायद बहुत पी ली है। वह शायद शाम से पी रहा है, उसने सोचा। टेरेस के परे दिल्ली का आकाश था, नीरव और आबाद। कहीं किसी कोने से सर्च लाइट की शहतीर ऊपर उठती थी और सितंबर के धूमिल अंधेरे को काटती हुई गायब हो जाती थी। बरसों से यह उसका अपना शहर रहा है। एक क्षण के लिए उसे विश्वास नहीं हो सका। आसपास के मकानों से धुआं उड़कर हवा में ठहर गया था। दूर से देखने पर लगता था जैसे सारा शहर एक हल्की नीली धुंध से घिर गया हो। और तब उसने सोचा, मैं चाहूँ तो रुक सकता हूँ। कम से कम इस उम्र में हर आदमी थोड़ी बहुत फिक्र करने लगता है। वह यह जान लेता है कि यह उसकी ज़मीन है, वह यहाँ खड़ा है। उसने आज तक कभी इसके बारे में नहीं सोचा। केशी इसे जानता था और वह आर्मी में चला गया, लेकिन उसके लिए यह कभी संभव नहीं रहा। नीचे बार से ब्लू डैन्यूब की बहुत पुरानी ट्यून टेरेस पर चली आई। टेरेस पर बहुत बैठे लड़के लड़कियां सीढ़ियां उतरकर डांसिंग रूम में चले गए। तुमने तो देखा होगा? महीप ने पूछा। क्या? डैन्यूब को? क्या उसका रंग सचमुच नीला है? वह हंसने लगा। उसे वियना के वे दिन याद हो आए जिन्हें वह बहुत पहले भूल चुका था। नीला एक बहुत उदास रंग है, उसने सोचा। ब्लू पीरियड, निग्रो ब्लूज, वह एक रंग है जो तुम बनाते हो, जो होता कुछ भी नहीं। वहाँ खूब मज़ा रहता होगा, महीप ने बियर पीते हुए कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा, उसने कहा। तुम्हें वहाँ कभी आना चाहिए। मेरे अपार्टमेंट में 2 सोफ़ा हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे और केशी के लिए रख छोड़ा है, उसने कहा। ग्राहक पीने के बाद उसे गर्मी सी महसूस हो रही थी। उसकी इच्छा हुई कि वह स्विमिंग पूल में फिर चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा। उसने महीप को रिंग स्ट्रॉसे के बारे में बताया। उनकी बियर पब्स के बारे में भी बताया, जो इतनी बड़ी थी कि वहाँ 500 आदमी एक साथ बैठ सकते थे। और फिर वहाँ स्टाइट पार्क भी था, सबसे बड़ा पार्क। वह इतवार के दिन वहाँ जाता था। इन दिनों वहाँ दिन रात पत्ते झड़ते रहते हैं। शाम के वक्त ऑर्केस्ट्रा भी बजता है और तुम अपनी फरमाइश भी भेज सकते हो। तुम जो कुछ सुनना चाहो फरमाइश भेजकर सुन सकते हो, और तुम्हारा पीस बजाने के बाद कंडक्टर तुम्हारी ओर झुककर सलाम करता है। वह रुक गया। बियर के गिलास के सामने महीप की आंखें मुदने लगी थीं। हमें चलना चाहिए, उसने कहा। नीचे बार बंद हो चुका था। टेरेस पर वे अकेले रह गए थे। तुम चाहो तो कुछ देर के लिए मेरे कमरे में चल सकते हो, मेरे पास कुछ पोर्ट हैं, महीप ने जमुआई लेते हुए कहा। मैं अब घर चलूँगा, मैंने अभी कुछ भी पैक नहीं किया है। वे बाहर आ गए। सितंबर की रात चारों ओर फैली थी। आकाश में एक भी बादल नहीं था, सिर्फ तारे थे जो पॉलिश किए पीतल के बटनों से चमचमा रहे थे। टैक्सी लेने के पहले वे चुपचाप फुटपाथ पर खड़े रहे। सुबह कितने बजे जाओगे? काफ़ी जल्दी, तुम बिस्तर पर होगे, उसने कहा। मैं कोशिश करूँगा, महीप ने टैक्सी में बैठकर कहा और अपना सिर सीट की गद्दी पर टिका दिया। वह सो रहा था। वह उस रात काफ़ी देर से घर पहुंचा था। माँ दरवाजे की सांकल खोलने आई थी। वह रास्ता छोड़कर एक तरफ खड़ी रही। उसे डर था, उसके पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। वह सीटी बजाता हुआ बहुत लापरवाही से जीना चढ़ने लगा। वह पहले गुसल खाने में गया। देर तक हाथ मुंह धोने के बाद भी उसे लगता रहा जैसे ग्राक की गंध उससे चिपकी है। माँ जान लेगी, उसे आज नहीं पीना चाहिए था, उसने सोचा। उसे लगा उसका सिर धीरे धीरे चकरा रहा है। उसे खुशी हुई कि सोने तक उसका सिर ऐसे ही चकराता रहेगा। वह अपने कमरे में आया। माँ ने उसकी चीज़ें अलग अलग कोनों से बटोर कर सूटकेस के पास रख दी थी। उसके मोजों और रुमालों को धोकर अलग रख दिया था। पैकिंग के लिए उसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। कुछ दिन पहले वह ज़रूरी चीज़ें खरीद लाया था। सर्दियों के लिए एक ऊनी मफलर, दस्ताने, जूतों की एक जोड़ी, 2 डिटेक्टिव उपन्यास,
जो वह हमेशा यात्रा में वक्त काटने के लिए खरीद लेता था। उसे नीता और केशी की पुस्तकों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। इन छुट्टियों में उसने कई बार पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह ऊब जाता था। कुछ देर बाद माँ कमरे में आई। उसके हाथ में एक छोटा सा लेबल था। दातून को स्याही में भिगोकर उस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा था। नाम के नीचे उन दोनों शहरों के नाम लिखे थे जहाँ से वह जा रहा है और जहाँ वह उतरेगा। इसे बाबू ने दिया है, माँ ने कहा। इसे अपने सूटकेस पर चिपका लेना, खोएगा नहीं। इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा। टिकट रख लिए? माँ ने पूछा। हाँ, वे मेरी जेब में हैं, उसने कहा। एक बटुआ खरीद लेता, तुझे हर चीज़ जेब में रखने की आदत है, माँ ने कहा। वह सूटकेस में अपनी चीज़ें रखने लगा। कोन्याक की बोतल वह बाहर फेंक देना चाहता था, किंतु माँ के सामने वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। उसने उसे सूटकेस में ही रहने दिया। नीता और बुल्लू को कह दिया था? माँ ने पूछा। उन्हें मालूम है, उसने कहा। खाना खाते समय भी माँ सामने बैठी रही। उसे भूख नहीं थी, किंतु उस रात वह जल्दी नहीं उठ सका। क्या एक दिन के लिए केशी के पास नहीं रुक सकोगे? माँ ने पूछा। देखो, कोशिश करूँगा, उसने कहा। उसे मालूम है यह असंभव है, लेकिन उसे यह बात माँ से कहना निरर्थक जान पड़ा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। उसे माँ की चुप्पी कुछ अजीब सी जान पड़ी। सिर उठाकर देखा, वह दीवार की ओर मुंह मोड़कर बैठी थी, निश्चल और मौन। पहली बार उसने माँ को जरा ध्यान से देखा। देखता तो वो शुरू से आया है, लेकिन पहली बार उसे लगा जैसे वह पहले से अधिक दुबली, क्षीण और मुरझाई हुई दिख रही हैं। वह सिकुड़ कर बैठी थी, मानो उसे स्वयं अपनी नगण्यता पर संकोच हो। बरसों पहले जो चीज़ उसमें थी वह अब इतनी पीछे और दूर सरक गई थी कि उसे देख पाना भी असंभव सा जान पड़ा। अचानक वह चौंक गया। माँ ने कुछ कहा था और उसका स्वर बहुत धीमा सा हो आया था। एक बात कहनी थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? उसने माँ की ओर देखा। कभी कभी अरुणा को चिट्ठी लिख दिया करो, वह तुम्हें और केशी को बहुत मानती है। उसने कुछ नहीं कहा। अनजाने में एक दबा दबा सा गुस्सा उसके भीतर उमड़ आया। देर तक उसे पता नहीं चल सका कि वह गुस्सा किस पर है, किंतु वह अधिक देर तक नहीं टिक सका। उसे तसल्ली हुई कि माँ अभी तक कुछ भी नहीं जानती। वह ऊपर आ गया। कल की चांदनी अब भी छत पर बिखरी थी, फीकी, सफ़ेद और बुझी बुझी सी। हवा चलने से नीम का पेड़ दीवार के ऊपर डोले जाता था। केशी के लिए वह जो पुराने प्रिंट्स और रिकॉर्ड्स वियना से लाया था, उन्हें पोटली में बांधकर उसने कोने में रख दिया। वह शायद क्रिसमस में आएगा, उसने सोचा। दीवार पर जुआगरी की स्टिल लाइफ अब भी लटकी थी। पता नहीं केशी उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। कमरे में केशी और नीता की चीज़ें कुछ इस तरह रखी थी मानो वे कुछ देर के लिए बाहर गए हों। वह उन्हें छूते भी डरता था। उसने उन्हें वैसा ही छोड़ दिया जैसे उसने पहली बार उन्हें देखा था। उसने बत्ती बुझा दी और पलंग पर लेट गया। वह उन गर्मियों के बारे में सोचने लगा जो उसने घर में बिताई थी, किंतु वह उनके बारे में कुछ भी याद नहीं कर सका। उसका ध्यान बार बार छोटी और महत्वहीन चीज़ों में भटक जाता था। जब कभी उसे नींद नहीं आती थी तो वह एक एक करके उन मकानों को याद करने लगता जहाँ वे बहुत पहले रहे थे। जब मकान ख़त्म हो जाते तो वह यूरोप के उन शहरों को गिनने लगता जहाँ वह गया था पिछली गर्मियों में और उससे पिछली गर्मियों में। सहसा उसे लगा जैसे उसने कमरे में एक धीमी सी सरसराहट सुनी है। वह शायद सो रहा होगा, उसने सोचा, किंतु उसे पूरी तरह निश्चय नहीं हो सका। वह बिस्तर पर बैठ गया। एक लंबे क्षण तक अंधेरे में अपलक घूरता रहा। उसे लगा जैसे एक सफ़ेद सी आकृति उसके सामने हिली हो। बाबू, क्या तुम? जरा बत्ती तो जला, यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरे में उसे बाबू का स्वर सुनाई दिया। वह कुछ इस बुरी तरह घबरा गया था कि कितनी ही देर तक उसे स्विच नहीं मिल सका। जब कमरे में प्रकाश हुआ तो भी एक छोटे क्षण उसे लगता रहा जैसे यह उसका भ्रम है।
वह आंखें खोलेगा और कमरे में कोई भी नहीं होगा। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी आंखें बाबू पर टिक गईं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इच्छा न रहते हुए भी उसके स्वर में क्रोध उभर आया था। मैं समझा था तुम अभी जाग रहे हो, उन्होंने कहा। एक निरीह सी खिसियाहट उनके चेहरे पर सिमट आई थी, किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसके जागने के पहले वे काफ़ी देर तक अंधेरे में खड़े रहे थे। उसे ध्यान आया वे अब भी खड़े हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठ तो जाइए, उसने पलंग से उठते हुए कहा। उसके स्वर में अब भी झुंझलाहट भरी थी। नहीं नहीं, तुम बैठे रहो, मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाने आया था। जरा देखो यह कैसा रहेगा। उसकी निगाह अनायास बाबू के पीछे छिपी कुर्सी पर चली गई। कुर्सी के हत्थे पर एक पुराना ओवरकोट रखा था। उसकी समझ में नहीं आया वे इसे यहाँ क्यों लाए हैं। जरा पहन कर देख लो, अगर ठीक लगे तो अपने साथ ले जाओ। मेरे पास तो ऐसे ही पड़ा है, उन्होंने कहा। मेरे पास एक कोट पहले से है, मैंने आपको कहा भी था। एक है तो दूसरा रखने में बुराई नहीं है। तुम्हें 3-4 साल अभी वहाँ और रहना है। आजकल ऐसे ओवरकोट नहीं मिलते, इससे बरसाती का काम भी निकल जाएगा, उन्होंने कहा। सूटकेस में जगह कहाँ निकलेगी, उसने कहा, लेकिन उसे स्वयं अपना स्वर अनिश्चित सा जान पड़ा। अपने हाथ में ले जाना, बाबू ने कहा। आजकल प्लेन में लोग अपने हाथों में न जाने कितनी चीज़ें ले जाते हैं। वह चुप रहा। खींच की जगह अब सिर्फ खालीपन था। जरा पहन कर तो देख। नहीं, यूँ ही ठीक है, मैं ले जाऊंगा। बाबू कुछ देर तक सिर पिटाए से चारों ओर देखते रहे। इस बीच उन्होंने एक बार भी ओवरकोट की तरफ नहीं देखा। जैसे कोई आदमी उस जगह को दोबारा देखने से कतराता है जहाँ उसने कोई अपराध किया हो। वह ज़्यादा देर तक उसके कमरे में नहीं रहे। बाद में उसे हल्का सा खेद हुआ। अगर वह उनके सामने ओवरकोट पहन लेता तो शायद उन्हें काफ़ी खुशी होती, लेकिन उसने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और पलंग पर लेट गया। देर तक वह बत्ती बुझाने का साहस नहीं कर सका। उसका दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। उसे ख्याल था कि अगर वह न जागता तो शायद बाबू कोट कुर्सी पर छोड़ चुपचाप बाहर चले जाते। आज भी बाबू को कोई चीज़ आमने सामने देने में मुश्किल सी महसूस होती है। जब वह छोटा था तो वे उसके जेब खर्च के रुपए मेज पर रख जाते थे, हाथ में कभी नहीं देते थे। उसने करवट बदली। देर तक वह घर की आवाज़ें सुनता रहा। माँ जीने के दरवाजे की सांकल लगाने नीचे उतरी थी। कहीं एक छत से रेडियो का स्वर हवा में तिरता हुआ दूसरी छत पर आकर ठहर जाता था। कभी कभी बाबू के कमरे में खांसने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। कुछ देर बाद सब खामोश हो गया। उसने बत्ती बुझा दी। दरवाज़ा खुला था। बाहर की चांदनी धीरे धीरे फैलती हुई देहरी के भीतर सरक आई थी। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। बहुत रात बीते उसे लगा था जैसे वह और केशी स्कीइंग के लिए कुफरी गए हैं। चारों तरफ बर्फ़ फैली थी। वह बहुत तेज़ी से नीचे फिसल रहा था। कुछ देर नीचे जाकर उसे लगा जैसे उसकी स्की की नोक किसी कड़ी चीज़ से टकराई हो। उसे हल्का सा विस्मय हुआ। वह वहीं बर्फ़ पर बैठ गया और अपनी स्की की मुड़ी हुई नोक से बर्फ़ खोदने लगा। बहुत सी बर्फ़ ऊपर आती थी और वह उसे दूसरी तरफ फेंक देता था। फिर अचानक उसके हाथ ठिठक गए। नीचे बर्फ़ के बहुत नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई रो रहा है। उसने नीचे झुककर गड्ढे में देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक हड्डी, पेड़ की एक डाल और एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। उसकी आँख खुल गई। घर सूना पड़ा था। कहीं भी कोई नहीं था। सिर्फ छत की चांदनी देहरी लांघकर उसके बिस्तर पर सरक आई थी। उसने करवट ली और दोबारा सो गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी पिछली गर्मियों में। कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। कहानी तो निर्मल वर्मा की है, पर वाचन स्वर मेरा है। आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।